हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 9th के फिजिक्स के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं चैप्टर मोशन की। और इस मोशन में जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। हम पिछले लेक्चर्स में हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, इन सब की डिटेल चर्चा कर चुके हैं। एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सब की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गति के समीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको, गति के समीकरण होते क्या हैं और गति के समीकरणों को हम प्रूफ कैसे करते हैं, ड्राइव कैसे करते हैं। तो हमारा जो लेक्चर का फ्लो है वो तीन क्वेश्चनों पर बेस्ड होगा। पहला क्वेश्चन, गति के समीकरणों की ज़रूरत। दूसरा, गति के समीकरण क्या हैं। तीसरा, गति के समीकरणों को कैसे प्रूफ करें। तो मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। देखिए बच्चों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले देखिए बच्चों, तो जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि गति के समीकरणों की जरूरत क्यों पड़ी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे और फिर अपनी बात को हम लोग क्लियरली समझ लेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जरा उसको गौर से समझिए। मान लीजिए किसी सरफेस पर कोई वस्तु चल रही है, एक वस्तु है ये, जिसकी चाल प्रारंभ में है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड। ये वस्तु प्रारंभ में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अच्छा, कुछ देर बाद वस्तु यहां पहुंची, कुछ देर बाद वस्तु हमारी यहां पर पहुंची। यहां से यहां पहुंचने में जो वस्तु को टाइम लगा वो कह दिया हमने 1 सेकंड। हम कुछ भी बोल सकते हैं, 1 सेकंड अपनी सुविधा के लिए, आसानी से चीज़ों को समझने के लिए। और फिर वस्तु यहां आई, लेकिन वस्तु तो लगातार गति कर रही है तो यहां से भी निकल जाएगी और कुछ समय बाद वस्तु यहां पहुंच जाएगी। यही वस्तु यहां थी, यही वस्तु यहां है, चलती हुई लगातार आ रही है। यहां से यहां पहुंची तो फिर से 1 सेकंड का टाइम बीत गया। इतनी बात समझ आ रही है। मान लीजिए यहां पर गति का जो त्वरण है, जो एक्सेलरेशन है, वो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति का त्वरण हमने मान लिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पढ़ चुके हैं हम लोग त्वरण क्या होता है, नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देख लें तो मजा आएगा। चलिए आगे समझते हैं, जो लोग वीडियो सब देख चुके हैं, जिनको त्वरण के विषय में जानकारी है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी गतिशील वस्तु के, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में, वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि। अभी इसका वेग है 2 मीटर पर सेकंड। देखिए, कभी इसको चाल बोल दिया, कभी वेग, तो खास फर्क नहीं पड़ता। अभी रियलिटी में फर्क है, चाल एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ते समय यहाँ पर हमको वेग ही बात करनी है। कभी चाल हम बोल भी दें, आपके मुंह से भी चाल निकल जाए तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर दोनों का मतलब एक है। अभी तो जो वेलोसिटी इसकी अभी हमको दी गई है 2 मीटर पर सेकंड, वो 1 सेकंड के बाद कितना बढ़ जाएगी, 3 बढ़ जाएगी, 3 प्लस हो जाएगा। अगर ये पहले 0 थी तो 1 सेकंड के बाद में 3 हो जाएगी, अगले 1 सेकंड के बाद में 6, अगले 1 सेकंड के बाद में 9। हर 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होनी है। ये मतलब है एक्सेलरेशन का। तो अगर अभी इसका वेग 2 है तो 1 सेकंड के बाद में इसमें 3 ऐड हो जाएगा, यहां पर +3 हो जाएगा। तो 3 2 5 मीटर पर सेकंड का वेग हो जाएगा। ओके, अब 1 सेकंड और बीता तो एक्सेलरेशन फिर से इसमें आकर के ऐड हो जाएगा +3, क्योंकि 3 का है। तो 5 3 8 मीटर पर सेकंड का वेग अब हो जाएगा। तो हर 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होनी है। यह है एक्सेलरेशन का मतलब। अब एक चीज और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है पूरी, ये जो विस्थापन है या दूरी है, ये है 100 मीटर। और यहां से यहां तक जो टाइम लगा जाने में तो दिख ही रहा है 1 सेकंड, और ये 2 सेकंड है, तो टाइम है 2 सेकंड। हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं बच्चों, चलो हम लोग यहां पर वेग निकाल लें। तो वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय।
वेग का फॉर्मूला है विस्थापन बटे समय, तो इसको वेलोसिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है इसकी, v का मान निकालना है। डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, 100 मीटर भी लिख दिया, ठीक बात है। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 2 सेकंड, टाइम ले लिया हमने 2 सेकंड, तो 2 से कटेगा तो 50 मीटर पर सेकंड। हाँ तो बच्चों हमको वेग मिल गया है 50 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां तक वस्तु का जो वेग है वो 50 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात सही है? देखो भाई देखो, यहां पर वेग 2 मीटर पर सेकंड था, 1 सेकंड के बाद बढ़ गया वो 3, क्योंकि त्वरण हमने 3 माना है, तो उसका वेग हो गया था 5 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो गया, फिर 3 बढ़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, 5 में 3 ऐड हो गया, 8 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों बताइए यहां से यहां तक के सफर में कहीं भी वेग का मान 50 मीटर पर सेकंड हुआ है क्या? आंसर है नो, नहीं हुआ। तो ये फॉर्मूले से तो आंसर 50 ही आ रहा है, या ये 50 दे रहा है, यहाँ 50 है नहीं, तो ये गलत है या ये गलत है? तो आंसर है गलत एक्चुअली में कोई नहीं है, गलत हम लोग हैं। हम लोगों ने इस फॉर्मूले को यहाँ इस्तेमाल किया, ये गलती है। ये जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूले केवल तभी तक काम करते हैं जब तक कि गति में त्वरण ना हो, एक्सेलरेशन ना हो। अरे भैया नहीं समझे क्या? ये फॉर्मूला जो वेग बराबर विस्थापन बटे समय है और जो चाल बराबर दूरी बटे समय है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये दोनों फॉर्मूले केवल तब ही काम करते हैं जब मोशन में एक्सेलरेशन ना हो, मतलब वस्तु का वेग ना तो बढ़ रहा हो और ना ही घट रहा हो, हर परिस्थिति में वेग कांस्टेंट रहे, वेग में कोई परिवर्तन ना हो, उस दशा में ये फॉर्मूले काम करते हैं। अगर गति में आपको एक्सेलरेशन दिख जाए तो वो फॉर्मूले वहां लगाना अवैध है, इनवैलिड है, आप यूज नहीं कर सकते। मेरी बात को एकदम जहन में बिठा लीजिए, ये फॉर्मूले केवल तभी काम करते हैं जब क्या ना हो, एक्सेलरेशन ना हो। एक्सेलरेशन होगा तो ये काम नहीं करेंगे, गलत रिजल्ट देंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं। इस वीडियो के पहले प्रश्न का जवाब कि गति के समीकरणों की जरूरत क्यों पड़ी, तो गति के समीकरणों की जरूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि प्रारंभ में अपने पास जो फॉर्मूले थे वो तभी वैलिड है जब गति में त्वरण नहीं होगा। अगर गति में त्वरण आ गया तो हम क्या करेंगे भाई? तो न्यूटन साहब ने, सर आइजैक न्यूटन महान वैज्ञानिक, उन्होंने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में एक संबंध बनाया, एक रिलेशन बनाए, एक फॉर्मूले बनाए, वो फॉर्मूले कहलाए गति के समीकरण, जो इस्तेमाल किए जाते थे उस दशा में जहां एक्सेलरेशन हो। वहां पर वेलोसिटी कैसे निकाले, वहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, वहां पर टाइम कैसे निकाले, इन सब चीजों की गणना हम गति के समीकरणों से करते हैं। तो दूसरे का भी आंसर मिल गया। पहला आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था गति के समीकरणों की जरूरत। तो गति के समीकरणों की जरूरत समझ आ गई होगी आपको कि ये वाले जो फॉर्मूले आपने पहले पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये इसलिए इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है और ये कांस्टेंट के लिए बने हैं, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां पर हमको जब कांस्टेंट नहीं है, वेग लगातार 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 होगा, चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन है वहां पर। इस दशा में गति के समीकरण हमको बनाने पड़ेंगे, या यूं कहें हमें कुछ और फॉर्मूले बनाने होंगे उससे हट करके। तो जो से हट के फॉर्मूले बनाए न्यूटन सर ने, उन्होंने क्या बनाया? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में। देखो यहां पर वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है। यहां पर वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, मतलब वेग, विस्थापन, समय, वेग, विस्थापन, समय। तो ये तीन तो उन्होंने रखा ही रखा, साथ में उन्होंने एक्सेलरेशन को भी ऐड कर लिया, और एक्सेलरेशन को ऐड करने के बाद जो फॉर्मूले बने वो कहलाए गति के समीकरण। तो गति के समीकरण क्या होते हैं? गति के समीकरण एक्चुअली में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशन होते हैं, इनके बीच के फॉर्मूले होते हैं। ओके, अब फाइनल
जो चर्चा करनी है इस वीडियो की मेन चर्चा है वो है गति के समीकरण को ड्राइव कैसे करें, प्रूफ कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, इनको ड्राइव करते हैं, उनको प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि आखिर इनके बीच के संबंध है क्या। तो देखिए बच्चों, हम लोग प्रथम समीकरण को पहले प्रूफ करते हैं। गति का प्रथम समीकरण क्या है, तो हमने यहां पर एक फिगर बना रखा है कि एक वस्तु है जिसका पहले वेग u है, प्रारंभ में उसका वेग u है और वस्तु चल रही है, त्वरण गति में a है। तो जाहिर सी बात है कि पहले u था, अगले 1 सेकंड के बाद उसका वेग बदल जाएगा, 1 सेकंड के बाद वेग और बदलेगा, 1 सेकंड के बाद में वेग और बदलेगा। ऐसा करते करते कुछ समय बाद उसका वेग बदल गया होगा, पता नहीं कितना, हमने मान लिया v। तो इसको कहेंगे हम प्रारंभिक वेग। ये है, हो सकता है कि प्रारंभ में वस्तु रुकी हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रारंभ में वस्तु चल ही रही हो, तो प्रारंभिक वेग उसका 0 हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग है और लास्ट में कुछ ना कुछ वेग हो गया होगा, ये हो गया अंतिम वेग, अंतिम वेग। अब यहां पर भी सेम सिचुएशन है, वो डिपेंड करता है कि अंतिम वेग की कोई वैल्यू है या अंतिम वेग 0 है, क्योंकि अंत में जाके वस्तु रुक गई तो अंतिम वेग 0 भी हो सकता है। तो अब देखिए प्रथम समीकरण को कैसे प्रूफ करें, त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा से, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है डेफिनेशन में बताया गया है आपको, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। a बराबर डेल्टा v को हम लोग लिख सकते हैं बेटा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, अब यहां पर इस वैल्यू को देखना है हमको, तो समझते हैं। v2 मतलब यहां पर 1 कंडीशन है, यहां पर सेकंड, ये प्रारंभ है, ये अंतिम है। यहां 1 का मतलब प्रारंभिक और 2 का मतलब है अंतिम। तो प्रारंभिक में u और अंतिम में v। तो v2 कितना, देखो जरा, v2 का मान तो v है और v1 मतलब पहले वेग कितना था, u था। t2 यहां से जब शुरू किया तो टाइम 0, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए टाइम बढ़ता गया, यहां पहुंचे तो टाइम t बीत चुका है, तो बाद का टाइम तो t हो गया, पहले तो 0 ही था, t माइनस 0। इसको लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि t में से 0 घटाओगे तो भैया t मिलेगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि t में से 0 जाएगा तो t ही बचेगा, t। तो यहां पर t का गुणा करा दो, v माइनस यू बराबर at, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन हमारे इस मोशन की। जिस मोशन में एक्सेलरेशन होगा वहां पर v a t u के बीच का ये रिलेशन आ गया, गति का प्रथम समीकरण इसको कहा जाता है। v बराबर u प्लस at, जहां पर v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण, t है टाइम। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन एंड t है टाइम। कोई प्रॉब्लम? देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की, कि सेकेंड इक्वेशन को कैसे प्रूफ करें। तो सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा औसत वेग का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का। औसत वेग इज इक्वल टू कुल विस्थापन बटे कुल समय। हमने आपको पढ़ाया है औसत वाली चीजें भी सारी, औसत वेग, औसत त्वरण, औसत चाल, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो हमको यहां पर कुल विस्थापन का मान निकालना है, निकालिए। कुल विस्थापन इज इक्वल टू औसत वेग इनटू कुल समय। ऐसा लिख सकते हैं, औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना आ जाएगा, औसत वेग गुणे कुल समय। कुल विस्थापन यहां पर हुआ कितना है, यहां से यहां तक गए हैं हम लोग, तो विस्थापन है s। औसत वेग कितना, तो औसत आप लोग कैसे निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप जितने टर्म्स होते हैं वेग के,
यहां पर औसत वेग का ले रहे हैं, तो वेग के कितने टर्म है, एक ये वेग है, एक ये वेग है, प्रारंभिक और अंतिम। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो दो ही तो हैं, एक और दो, तो दो से डिवाइड। अगर आपके सामने बहुत सारे टर्म जैसे x1, x2, x3, x4 कहा जाए आपसे कि x का एवरेज लेना है, तो सभी पदों को हम जोड़ देंगे, 4 है तो 4 को जोड़ देंगे और बटे में 4 से डिवाइड, क्योंकि पद कितने हैं, 1 2 3 4। तो औसत लेते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत का फॉर्मूला है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो यहां पर है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये मिल गया हमको औसत वेग इनटू समय t। कोई प्रॉब्लम? अभी हम लोगों ने गति का प्रथम समीकरण क्या प्रूफ किया है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस at, ये हाफ इंटू टी। ये हम लोगों ने अभी गति का प्रथम समीकरण पढ़ा, उसमें था v इज इक्वल टू u प्लस at, तो हमने v की जगह पे लगा दिया u प्लस at। अब u और u कितना हो जाएगा, u और u बन जाएगा 2u, तो s का जो मान आएगा वो आएगा 2u, ओके, प्लस 80, ओके, अपॉन में 2, ओके, इंटू टी। इस t का गुणा भी कर देंगे हम, तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। इस t का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इस t का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। अब दो का अलग अलग डिवाइड, दो का इसमें डिवाइड करोगे तो केवल ut आएगा, और दो का इसमें डिवाइड करोगे तो 1/2 80 स्क्वायर। ये गति का मिल गया हमको द्वितीय समीकरण, सेकेंड इक्वेशन, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। कोई समस्या? तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको आराम से, वीडियो को पॉज करके। हम थर्ड इक्वेशन भी जल्दी से बता देते हैं कि थर्ड इक्वेशन कैसे निकालते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे, देखिएगा थर्ड इक्वेशन भी, कुछ भी उसमें नया नहीं है। थर्ड इक्वेशन को निकालने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, वही औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो यहां से कुल विस्थापन का जो मान आएगा वो क्या आएगा, कुल विस्थापन बराबर औसत वेग इनटू कुल समय। तो यहां से कुल विस्थापन का मान आ गया, औसत वेग गुणे कुल समय, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुल विस्थापन तो ऐसे, औसत वेग पदों का योग बटे पदों की संख्या, और समय कितना है t। अभी पिछले वाले में आपने यहां तक तो किया ही था, बस अंतर यह था कि आपने v की जगह पे u प्लस at कर दिया। यहां पर भी हमको वही करना है फिर से कि v बराबर u प्लस at, तो है सही बात है, लेकिन u को इधर ले आओ तो v माइनस यू बराबर at आ जाएगा। तो यहां से t का मान निकालोगे तो a को बटे में भेजना पड़ेगा, तो v माइनस यू अपॉन a आ जाएगा। तो टाइम को यहां पर हटाना है, अभी आपने v को हटाया था, इस बार t को हटाना है। तो v बराबर u प्लस at से t का मान निकालेंगे पक्षांतर करके, और t का मान उठा करके यहां रख देंगे। तो ये इक्वेशन को आप u प्लस v है तो उसको आप चाहें तो v प्लस यू भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, तो उससे तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। टाइम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, v माइनस यू अपॉन a, ओके। ये लिखा हुआ है a प्लस बी, ये लिखा है a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a का गुणा कर दोगे इधर, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को इधर लिख दो तो वी स्क्वायर का कितना मान आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये बन जाएगा गति का तीसरा समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि गति के समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, गति के समीकरण हम क्यों पढ़ें, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये फॉर्मूले काफी नहीं है हमारे
गति को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जहां पर गति में त्वरण आएगा वहां पर वो इक्वेशन बेकार हो जाएंगी जो पहले हम लोगों ने पढ़ी थी। तो नई इक्वेशन बनाने की जरूरत है। तो न्यूटन साहब ने नई इक्वेशन बनाई जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट के बीच के संबंध है। और वो तीनों समीकरण क्या है? थर्ड समीकरण ये है, दूसरा समीकरण था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और पहला समीकरण था v बराबर यू प्लस ए टी। तो इन्होंने v, u, a, t, s सब के बीच में संबंध इस तरीके से बना के रखे कि कभी आपको v, u और t या a दिया है तो इसके बीच में हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। अगर कहीं पर डिस्प्लेसमेंट तो है, s है, लेकिन कहीं पर v नहीं है तो v वाला हम इक्वेशन नहीं लेंगे, हम ये वाला इक्वेशन लेंगे, इसमें v नहीं है। अब अगर कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें टाइम की बात नहीं करी जा रही है तो हम टाइम इसमें आता है, टाइम इसमें आता है, हम ये इक्वेशन नहीं लेंगे, हम इसको ले लेंगे क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। तो जैसे हमको क्वेश्चन में चीजें दी जाएंगी उनके अनुसार ही, उनके अनुरूप ही हम इक्वेशन का चयन कर लेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये गति के समीकरण है। और कैसे प्रूफ किए गए ये आपने देख लिया, बहुत ईजी तरीका है गति को प्रूफ याद रखनी है। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है जिनको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।